रैंक वैंक में क्या रखा है, जीवन का असली आधार तो प्रेम है ना। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जीपी क्लासेस। और आज की वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस को आगे से सोल्व करेंगे। कल हमने लगभग 98 क्वेश्चन तक सोल्व कर लिए थे, उससे आगे क्वेश्चंस को आज सोल्व करेंगे। और आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं कुछ खूबसूरत पंक्तियों के साथ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, मंजिल रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर बैठ ना ए मुसाफिर, थक कर बैठ ना ए मुसाफिर, तेरी मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आज का हम सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, साइकोलॉजिकल डिफरेंस में सोशल हैबिट से संबंधित नहीं है स्पोर्ट्स, ड्रामा, कल्चरल एक्टिविटीज या फिर टीचिंग। तो कल ये क्वेश्चन आपको बताया गया था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। कि देखो यहाँ पे किसके बारे में बात कर, सोशल हैबिट के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे किसके बारे में बात कर रही है, ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको चीजें हो जाए क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा है, सोशल हैबिट। तो आपको पता होना चाहिए सोशल हैबिट में आपके कौन कौन से आते हैं। स्पोर्ट, हाँ स्पोर्ट आता है, कल हमने बताया था। ड्रामा भी आता है। कल्चर एक्टिविटीज, तो ये भी आता है कहीं। टीचर आता है उसका, तो आप बता सकते हैं उसका क्या होगा। तो 99 का क्या होगा, तो जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, उसका बिल्कुल सही है, टीचर हो जाएगा। ये टीचर आपका ये सोशल हैबिट में नहीं आएगा, किस में आएगा, तो चलो देख लेते हैं चीज किस में आता है आपका, ठीक है। और चीज आपको क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे प्रेम सर बताएंगे अभी आपको कि सोशल हैबिट में क्या क्या आता है। प्रेम सर, तो सोशल हैबिट्स में आपका आ जाएगा स्पोर्ट्स, ड्रामा, कल्चरल एक्टिविटीज। कल्चरल एक्टिविटीज यानी कि जो हम कॉलेज वगैरह में कल्चर जैसे कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, ड्रामा जैसे नाटक वगैरह होते हैं, और स्पोर्ट्स यानी कि खेल। तो ये तीन चीजें आ जाती हैं आपकी सोशल हैबिट्स के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए, देखो फिजिकल डिफरेंस में हमारे 2-3 टाइप के होते हैं। इसमें आपका जो सोशल हैबिट है, इसमें आपका स्पोर्ट आ जाएगा, ड्रामा आ जाएगा, कल्चर एक्टिविटी आ जाएगा। जबकि हम उसकी बात करें क्या, टीचिंग आपके इन्वायरमेंट में आ जाएगा। और भी जो आपके टीचर वगैरह है, तो आपके और अलग अलग ऑप्शन में आते हैं, ठीक है। तो शायद आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हो गया होगा। और डिफरेंस के बारे में बात करें तो सोशल आपका फिजियोलॉजिकल डिफरेंस अलग होता है, ठीक है। फिजिकल डिफरेंस आपका अलग होता है, और मेंटल डिफरेंस आपका अलग होता है। ये 3 टाइप के डिफरेंस देखने को मिलते हैं, साइकोलॉजिकल डिफरेंस, फिजिकल डिफरेंस और आपका मेंटल डिफरेंस। शायद आपको चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विद्यार्थियों की बुद्धि योग्यता की विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को कक्षा में किन तरीकों का उपयोग करना चाहिए। इंट्रा क्लास ग्रुपिंग, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन या होमोजीनियस ग्रुपिंग या फिर ऑल ऑफ दीज। ये देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको थोड़ा सा हिंदी वालों को प्रॉब्लम हो रही होगी, इंग्लिश वालों को, पर कोई दिक्कत नहीं, आपको अच्छे से समझोगे तो अच्छे क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। आपसे पूछ रहे थे क्लास में क्या होता है ना, हर क्लास में बच्चे की मेंटलिटी, आईक्यू लेवल जिसे बोलते हैं, हर किसी का अलग अलग होता है। और आपने ये भी देखा, कुछ कम एज के होते हैं, कुछ ज्यादा एज के। अभी आप एनएसटीआई में हो, ठीक है, तो एनएसटीआई में क्या चाहिए आपने देखा कुछ अलग एज के भी होते हैं, किसके आईक्यू लेवल कम होता है, ज्यादा होता है। इसमें क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा हूँ, जो ट्रेनर्स होते हैं उनके बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंसी हो गया, योग्यता यानी कि एबिलिटी में विभिन्न को ध्यान में रखते हुए एक टीचर को कक्षा में किस तरीके का उपयोग करना चाहिए। क्या उन्हें इंट्रा क्लास ग्रुपिंग करना चाहिए, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन करना चाहिए, फिर इनको होमोजीनियस ग्रुपिंग या फिर ऑल ऑफ दिस। तो आपको पता होना चाहिए 3 मेथड होते हैं हमारे, कौन कौन से होते हैं, ये 3 मेथड होते हैं। तो इसका जिसने भी जवाब दिया ऑल ऑफ दिस, उसका बिल्कुल सही है। अभी हम आपको एक एक करके क्लियर करने वाले हैं कि तीनों ग्रुप में क्या होता है, ठीक है। अभी इसका जवाब बता देते हैं नॉर्मली। अभी आगे जैसे बढ़ेंगे तो आपको तीनों क्वेश्चन करा देंगे। तीनों क्वेश्चन कराने के बाद आपको अलग अलग इंडिविजुअली तीनों को हम डिफाइन कर देंगे कि इंटर क्लास में क्या होता है, इंडिविजुअल में क्या होता है, होमोजेनियस में क्या होता है। तो चीजें आपको और क्लियर हो जाएगी। और ये 3 मेथड हम यूज करते हैं, उनकी एबिलिटी और इंटेलिजेंसी और भी बहुत सी फैक्ट होते हैं जिनको ध्यान में रखें। तो शायद आपको यहाँ चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, इंट्रा क्लास ग्रुपिंग इज रिलेटेड टू, यानी कि इंट्रा क्लास ग्रुपिंग में क्या होता है। मध्यम और कमजोर कुशाग्र बुद्धि वालों को समान अवसर मिलता है, यानी कि जो लोग बहुत ही अच्छे हैं, मतलब मीडियम स्तर के हैं, और जो वीक स्तर के हैं उनको समान सेम अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बुद्धि लेवल के अनुसार 2 या 3 ग्रुप में बांटना, यानी कि जो आपका आईक्यू है, आईक्यू के हिसाब से आपने 2 या 3 ग्रुप में बांट दिया, या फिर बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज।
तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो पहला आ गया आपका इंटर क्लास ग्रुपिंग। तो हमने बता दें 3 मेथड होते हैं। तो इंटर क्लास में ग्रुपिंग क्या होता है, मध्यम और कमजोर कुशाग्र बुद्धि वाले समान अवसर मिलते हैं। यहाँ पे क्या देखो, क्लास में क्या होता है, हर आईक्यू लेवल के बच्चे होते हैं, ठीक है। कोई मीडियम का होता है, कोई हाई लेवल का होता है, कोई एवरेज का होता है। तो इसमें आपसे ये कह रहा है कि इसमें मीडियम और जो नीचे के जो वीक हैं, जो नीचे वाले लड़के हैं, जैसे हो गया एक तो लो लेवल हो गया, एक मीडियम लेवल हो गया। इसमें लोअर और मीडियम लेवल को क्या करता है, एक समान अवसर मिलता है इसमें, ठीक है, एक समान उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है। और बाकी साथ इनके क्या जो बी ऑप्शन है, उनके आईक्यू लेवल के अनुसार उनको 2-3 ग्रुप में बांटना चाहिए। तो इसका जितने भी जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी, उसका बिल्कुल सही है। अभी आपको अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, पर आपको हम उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, होमोजीनियस ग्रुपिंग किस से रिलेटेड है? बुद्धि लेवल के अनुसार, न कि क्रम कम अनुभव के, कम उम्र के, कार्य कुशलता के आधार पर उनके ग्रुप बदलते रहना चाहिए, ठीक है, या फिर बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। ये देखो बिल्कुल आपको लग रहा होगा कि दोनों क्वेश्चन सेम से लग रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, अलग है। यहाँ पे देखो आप, वहां भी था आपका आईक्यू लेवल के अनुसार उनको 2 से 3 ग्रुप में बांटना था, ठीक है, ये भी आपको वही कह रहा। तो ए ऑप्शन तो आपका लगभग सेम है, पर बी ऑप्शन क्या कह रहा आपका, कार्य कुशलता के अनुसार, यानी कि जो उनकी एबिलिटी है, उनकी जो परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनको उनके लेवल को चेंज करते रहना चाहिए, ठीक है। सपोज कोई एक ही क्लास में अगर एक ही आईक्यू लेवल के बच्चे हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कमजोर वाले हैं और जो क्या बोलते हैं एक्सीलेंट है, तो दोनों को समान अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो जो ज्यादा मेहनत करते हैं वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आगे वो नहीं बढ़ पाते। कहाँ पे, जो आपका पहला ऑप्शन था, कौन था आपका, इससे पहले जो आपका था इंटर क्लासेस ग्रुपिंग वाला, ठीक है, उसमें क्या, उसमें सारे बच्चों को समान अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या है कि जो कम है, यहाँ पे ऑप्शन है जो लो लेवल के, जो मीडियम लेवल, सबको समान अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। तो जो हाई लेवल वाले थे कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी को एक अच्छे लेवल पे जा नहीं पा रहे थे, क्योंकि सबको समान वहां पे देखा जा रहा था। पर यहाँ पे होमोजीनियस में क्या है, होमोजीनियस में जो बंदा परफॉर्मेंस जिसकी बेटर होती है उसको हाई लेवल में भेज दिया जाता है, और जिसकी परफॉर्मेंस बेटर नहीं होती है उसी को उसी लेवल में रखा जाता है। तो ये ध्यान किस में रखा जाता है, ये ध्यान होमोजीनियस ग्रुपिंग में दिया जाता है, ठीक है। आईक्यू लेवल के ध्यान रखा जाता है, ना कि एज के अकॉर्डिंग। और साथ जिसकी परफॉर्मेंस अगर बेस्ट होती है तो उसको हाई लेवल में डाल दिया जाता है। इसके लिए टेस्ट, टाइम टू टाइम टेस्ट लिया जाता है, परफॉर्मेंस देखी जाती है। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। इसका जिसने ऑप्शन सी जवाब दिया है उसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में प्रेम सर आपको 1-2 लाइन बता देते हैं, फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो आप, इसका आपको 1 मिनट यहाँ से क्लैरिटी और हो जाएगी आपको, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि कितने टाइप के होते हैं आपके, ये होते हैं आपके, यहाँ पे देखो आप, मैंने आपको बताया हमारे 3 टाइप के होते हैं। एक हो गया हमारा इंटर क्लास, दूसरा इंडिविजुअल, और तीसरा हो गया होमोजीनियस। तो इंटर, यहाँ पे देखो आप, पहला कौन सा आपका इंटर क्लासेस, इसमें क्या कह रहा है आपका, थोड़ा सा साइज बड़ा है, छोटा सा कर देते हैं, थोड़ा सा दिक्कत तो नहीं हो रही है, चलो कोई दिक्कत नहीं, बड़ा कर, बड़ा इतना चल, बड़ा करना है, हाँ छोटा नहीं करना है। आपको थोड़ा सा सही हो रहा होगा। तो ऑप्शन पहला क्या कह रहा है इसमें, इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे प्रेम सर बताएंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्रेम सर, तो यहाँ पर है द ट्रेनीज, हाँ, द ट्रेनीज आर फ्लेक्सिबली ग्रुप्ड एंड रीग्रुप्ड टुगेदर इन 2 or 3 ग्रुप्स डिपेंडिंग ऑन देयर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इंट्रा। इसका मतलब ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको 2 या 3 ग्रुप में बांट दिया जाएगा उनकी इंटेलिजेंस लेवल के आधार पर, ठीक है। तो ये होता है आपका इंट्रा ग्रुपिंग। द वीक लर्नर, मीडियम एंड इंटेलिजेंट लर्नर विल हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब है इन ऑल द 3 केसेस, मतलब आपका जो स्टूडेंट है चाहे वो लो लेवल का है, मीडियम लेवल का है या फिर हाई लेवल का है, उन सभी को एक समान अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये होता है आपका इंट्रा लेवल। तो आपको क्लियर हो गया, आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देते हैं, ठीक है। आपको अब ये तो आपका इंट्रा हो गया, अब होमोजीनियस के बारे में यहाँ पे देखो, आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। प्रेम सर, तो होमोजीनियस की जहां तक बात करें तो बुद्धि के स्तर के अनुसार, ना कि उम्र के। इसका मतलब क्या है कि जो तेज आईक्यू वाले लेवल है, जो यानी कि जो अच्छे आईक्यू लेवल वाले स्टूडेंट्स हैं उनको एक अलग ग्रुप बना दिया, और जो वीक आईक्यू लेवल वाले स्टूडेंट्स हैं उनको एक अलग ग्रुप बना दिया, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो हाई आईक्यू वाले हैं उन पे थोड़ा कम मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जो लो आईक्यू वाले हैं उनको क्या है, उनको मतलब मोटिवेट किया जाएगा कि आप ज्यादा से ज्यादा मतलब आगे बढ़ो, ठीक है। दिस ग्रुपिंग विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस। इसका मतलब ये है कि जो मान लिया वीक ग्रुप में है
तो अगर उसने अच्छा परफॉर्म किया तो उसको फिर क्या कर देंगे, प्रमोट कर देंगे, हाई आईक्यू वाले लेवल में भेज देंगे। तो ये सब होता है हमारा होमोजीनियस ग्रुप के अंदर। तो आपको क्लियर हो गया। अगर देखो इंडिविजुअल वाले में क्या था, इंटर क्लासेस वाले में क्या था, उसमें ये था कि उसमें आप 2-3 लेवल डिवाइड तो कर दोगे, उनके इंटेलिजेंस क्या कहते हैं 2-3 ग्रुप आप डिवाइड करोगे, ठीक है। पर यहाँ पे क्या होमोजीनियस में आप उनको लेवल पर डिवाइड करोगे, साथ ही साथ जो परफॉर्मेंस बेटर करेंगे उनको हाई लेवल में डाल दोगे और जो कम बेटर करेंगे उनको नीचे वाले लेवल में रहेंगे। और उसमें क्या था, उसमें जो आपके मीडियम लेवल वाले थे या फिर आपके हाई लेवल थे, सबको समान अपॉर्चुनिटी मिली थी। पर ये होता है ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी तो कोई फायदा तो हो नहीं रहा वहां पे। तो उनके प्रोग्रेस को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, एक होमोजेनियस ग्रुपिंग का और डेवलप किया। शायद आपको चीजें क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आई सेंस ऑर्गन द्वारा मैक्सिमम लर्निंग की जा सकती है। कितने परसेंट मैक्सिमम लर्निंग की जा सकती है आई द्वारा, आंख द्वारा? 75%, 80%, 25% या फिर ऑल ऑफ दीज? तो ये देखो, ये क्वेश्चन आपको कराया जा चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप जो मैं पढ़ा रहा था ना आपको सेंस ऑर्गन, तो वहां पे क्वेश्चन था आपका कि आईज द्वारा मैक्सिमम लर्निंग की जा सकती है, तो आपको बताना है कितना होता है। तो यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे ये लर्निंग होते हैं ना सेंस ऑर्गन, इनका 3 अलग अलग फील्ड में अलग अलग होता है। यहाँ पे देखो, एजुकेशनल के बारे में बात करा, एजुकेशनल परसेंटेज आपकी अलग है। वेकेशनल के बारे में बात करा, वेकेशनल अलग है। और केमिकल के बारे में बात करा, केमिकल के परसेंटेज अलग है। मैंने आपको बताया था उस टाइम पे कि हमारे जो सेंस ऑर्गन होते हैं ये अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीके से काम करते हैं आपका, ठीक है। तो देखो, एजुकेशनल में इनका और परसेंटेज अलग होता है। जब प्रैक्टिकल में जाओगे तो इसी सेंस ऑर्गन का जो परसेंटेज होती है ये अलग हो जाती है। और उसके बाद जब आप उसमें जाते हो, किसमें, जब आप केमिकल में देखते हो तो इसी सेंस ऑर्गन का अलग हो जाता है। तो आई में सबसे ज्यादा परसेंटेज किसकी होती है, तो किसका होगा इसका? तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जवाब थोड़े से बच्चों के अलग अलग आ रहे हैं। तो हमारा जो बेसिक होता है एजुकेशन, उसका बिल्कुल सही है। और इसका कितना होता है, तो इसका होता है आपका 75%। कितना होता है, 75% होता है। शायद आपको यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज आपकी सबकी अलग अलग होती है, ठीक है। एजुकेशन में जो आईज होता है उसके परसेंटेज अलग होती है, वोकेशनल में अलग होता है और केमिकल में अलग होता है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि 3 जो आपके फील्ड होते हैं, एजुकेशनल, प्रैक्टिकल और केमिकल, तो इसमें सबसे ज्यादा आपका जो मैक्सिमम लर्निंग होता है आईज द्वारा कौन किस में होता है? तो एजुकेशन में होता है 75%, वैकेशनल में होता है 20% और केमिकल में होता है 25%। यहाँ 80 लिखा हुआ है आपको कंफ्यूज करने के लिए। वैकेशनल में कितना होता है, 20 होता है, 20 होता है, 20 होता है। और हैंड में कितना होता है स्किन से, तो उसका होता है आपका 60% होता है उसका। तो शायद आपको चीजें क्लियर है। अभी आपको इसका ग्राफ दिखा देंगे और चीजें क्लियर हो जाएगी। इससे पहले हम आपको अगले क्वेश्चन पे ले चलते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 104 नंबर का क्वेश्चन है, ईयर सेंस ऑर्गन द्वारा मैक्सिमम लर्निंग की जा सकती है, ठीक है, ईयर सेंसेस द्वारा। तो एजुकेशनल में, वोकेशनल में, केमिकल में या फिर नन ऑफ दीज? तो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है आपसे। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि आईज किसके द्वारा, कान द्वारा, ईयर द्वारा जो क्या होता है मैक्सिमम लर्निंग किस में किया जाता है? एजुकेशनल में, वैकेशनल में या फिर केमिकल में। 3 फील्ड होते हैं आपके। तो कान द्वारा सबसे मैक्सिमम कहाँ पे करते हो आप? तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे करते हो। तो हमारा किसमें होता है, ये होता है हमारा एजुकेशनल में। और कितना होता है इसका, 13% होता है। कितना होता है, 13% होता है। शायद आपको मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा होता है आपके आइज का, कितना होता है, 75%। इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आता है, आपका कान आता है। कान का होता है 13%। आपके स्किन का होता है 6%। आपके नोज और टोंग का होता है 3-3% होता है, ठीक है। अभी मैं आपको एक सारणी दिखाऊंगा, इसका एक पूरा टेबल दिखाऊंगा, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है आपका, ईयर सेंस ऑर्गन द्वारा वोकेशनल लर्निंग का कितना परसेंट आप सीख सकते हैं? 10%, 25%, 15% या फिर नन ऑफ दीज? ये देखो, यहाँ पे आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैकेशनल के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? वैकेशनल के बारे में बात कर रहा है, यानी आपके प्रैक्टिकल में। इससे पहले जो था वो कौन सा था? वो था आपका एजुकेशन था, ठीक है। एजुकेशन में इसकी परसेंटेज कितनी थी? तो इसकी परसेंटेज 13% थी। पर आपका अगर वैकेशनल के बारे में बात करें तो वैकेशनल परसेंटेज थोड़ा सा कम हो जाता है, और कितना हो जाता है, 10% हो जाता है। कितना होता है, 10%, ठीक है। वैकेशनल में कितना होता है, 10%। और आपके एजुकेशनल में कितना होता है, तो 13% होता है। और केमिकल के बारे में बात करें तो केमिकल में होता है ये 5 से 6% होता है, ठीक है। शायद आपको चीजें क्लियर। सबसे ज्यादा किसमें होता है, आपका स्किन में होता है। स्किन में कितना होता है, 63% होता है। कुछ किताबों में आपको 60% भी मिलेगा। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आपके आइज में होता है। तीसरे नंबर पे आपके कान में होता है, ठीक है। तो ये आपके वैकेशनल के बारे में बता रहा हूँ। अभी आपको एक टेबल दिखाऊंगा, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। एक मिनट, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 1 मिनट सर, 1 मिनट। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस
सेंस ऑर्गन का वोकेशनल लर्निंग में प्रतिशत सबसे अधिक होता है? स्किन, नोज, आईज या फिर ईयर? बहुत देखो सिंपल क्वेश्चन आपका, किसके बारे में बात कर रहा है? आपके कौन से ऑर्गन का जो वेकेशनल ट्रेनिंग यानी प्रैक्टिकल में सबसे ज्यादा परसेंटेज होता है? तो प्रैक्टिकल आप किससे करते हो? सबसे ज्यादा अपने हैंड द्वारा करते हो ना? किससे द्वारा करते हो? अपने हैंड द्वारा करते हो। तो स्किन का कितना होता है? सबसे ज्यादा आपका हैंड आता है ना स्किन में, ठीक है? तो स्किन का सबसे ज्यादा होता है। कुछ किताबों में जो, अगर मैं ये देहरादून वाले के बारे में बात करूँ, वहाँ 63% है, और जो आपकी हिंदी में है वहाँ पे आपको 60% मिलेगा आपको, ठीक है? तो स्किन का सबसे ज्यादा होता है। आप अपने हैंड द्वारा करते हो। स्किन किसमें आता है? आपके टचुअल में आता है। टचुअल किस यानी कि आपके हैंड में आता है, ठीक है? तो स्किन से सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है? 63% होता है। नोज से कितना होता है? तो नोज से आपका कितना होता है? इसका होता है आपका 3%। आइज का कितना होता है? तो आइज का होता है आपका कितना? इसका होता है कितना? इसका होता है 20%। और जो कान है इसका होता है आपका 10%। शायद आपको चीजें क्लियर है। अभी मैं यहाँ पे मैं एक डायग्राम दिखाऊंगा, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं इससे पहले। तो अगला क्वेश्चन आपका, किस सेंस ऑर्गन द्वारा केमिकल लर्निंग में परसेंटेज सबसे अधिक रहती है? टोंग, ईयर, नोज या फिर आई? तो यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन को मैं जवाब दूंगा तो आप मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। फिर किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये आपके ना तो प्रैक्टिकल के बारे में बात कर रहा है, और ना ये आपके एजुकेशन के बारे में बात कर रहा है। ये आपके केमिकल के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? केमिकल के बारे में। और केमिकल में सबसे ज्यादा जो परसेंटेज होता है ना आपके, वो आपके जीभ का होता है। किसका होता है? आपके टोंग का होता है, आपके जीभ का होता है। ये कितना होता है? ये होता है आपका 35%। कितना होता है? 35%। और इसके बारे में बात करें नोज के बारे में, तो नोज आपका 27% होता है, दूसरे नंबर पे होता है। और तीसरे नंबर पे आपकी आईज होती है। आई आपके कितना होता है? तो 25% होता है, ठीक है? अगर कान के बारे में बात करें तो 5 से 6% होता है। और स्किन भी आपका 5 से 7% होता है। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, पर मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे देखो आप, एक डायग्राम, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। 1 मिनट। तो यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया 3 होते हैं आपके जो सेंस ऑर्गन होते हैं, 3 तरीके से काम करते हैं। आपके एजुकेशनल अलग होता है इनका, ठीक है? एजुकेशनल में इनका अलग होता है। और मैं बात करूं इसमें किसमें? केमिकल में, तो केमिकल में इसका परसेंटेज अलग होता है। और बात करें यहाँ पे वेकेशनल में, वेकेशनल में आपका अलग होता है। देखो, एजुकेशन में सबसे ज्यादा 75% पे आपके आइज, आपके किसके होते हैं? आपके आंख के होते हैं। 13% आपके कान का होता है। और स्किन का होता है 6%। नोज का होता है 3%। और आपके टोंग, आपके जीप का कितना होता है? 3% होता है, ठीक है? अगर मैं बात करूं केमिकल के बारे में, अभी था ना क्वेश्चन आपका कि केमिकल में कौन सा सेंस ऑर्गन सबसे मैक्सिमम जो होता है परसेंटेज होता है, तो यहाँ पे देखो आप, परसेंटेज आपको दिख रहा होगा, विजुअल हो रहा होगा यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे देखो परसेंटेज कितना है? 35% होता है। सबसे ज्यादा आपके जीभ का होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे किसका है? तो आपके नोज का होता है दूसरे नंबर पे। और तीसरे नंबर पे किसका है? तो फिर आपके आइज का है। और चौथे नंबर पे कौन है? तो आपके स्किन का है। और पांचवें नंबर पे आपके कान का होता है। पर अगर हम उसके बारे में बात करें, एजुकेशन के बारे में, तो 75% कहाँ पे होता है? 75% आपके आंख से होता है। लेकिन सबसे ज्यादा हम जो एजुकेशन करते हैं ना, सबसे ज्यादा किसके द्वारा करते हैं? हम अपने आंखों द्वारा करते हैं एजुकेशन जो पढ़ते हैं। अगर प्रैक्टिकल के बारे में बात करें, जो हमारा वेकेशनल होता है, प्रैक्टिकल, यहाँ पे देखो आप, ये हमारा प्रैक्टिकल है ना, ये देखो वेकेशनल, ये हमारा प्रैक्टिकल है। ये हमारे बीच वाला में है ना हमारा, ये देखो हमारा वेकेशनल ये बीच में है, मीडियम में है। तो हमारा प्रैक्टिकल किससे ज्यादा करते हो? अपने हैंड द्वारा करते हो ना, अपने स्किन द्वारा करते हो। तो यहाँ पे देखो, ये स्किन आपको दिख रहा है, स्किन कितना? 63%। उस आपकी जो वो नीमी किताब वहां पर आपको 60% मिला होगा, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है, परसेंटेज हल्का बोल के 1-2% ऊपर नीचे हो सकते हैं। बस सबसे ज्यादा अगर बात करें वेकेशनल में, तो स्किन का होता है। और एजुकेशन के बारे में बात करें, सबसे ज्यादा आपके आइज का होता है। और केमिकल के बारे में बात करें, सबसे ज्यादा आपका किसका होता है? आपके जीभ का, आपके टंग का होता है, टंग का होता है, ठीक है? शायद आपको चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रेमचंद, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस सेंस ऑर्गन का एजुकेशनल लर्निंग में परसेंटेज सबसे कम रहता है? तो आइज देखो, का, नोज का, टोंग का या फिर बी और सी होगा? तो देखो, ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है? एजुकेशन के बारे में बात करा कि एजुकेशन लर्निंग किस सेंस ऑर्गन का परसेंटेज क्या सबसे कम रहता है, ठीक है? तो सबसे ज्यादा किसका था? तो सबसे ज्यादा आपके आंख का था, आइज का था। कितना था आपका? 75%। उसके दूसरे नंबर पे किसका था? आपके कान का था, आपके ईयर का था। कितना था? तो आपका 13% था। अगर स्किन के बारे में बात करें, तो स्किन आपका 6% था। पर आपके जो दो चीज थे, आपका जो जीभ था और आपके जो नोज थे, ठीक है, इनके कितने परसेंट थे? 3-3% था। यानी कि जो आपका नोज है, ठीक है, आपका जो नाक है और आपका जो जीभ है, इसकी परसेंटेज 3-3% थी।
यानी कि ये दोनों जो हमारे हैं इसका हो जाएगा बोथ, यानी कि डी हो जाएगा इसका। नोज और टोंग जो है आपके इसके 3-3% हो जाते हैं और एजुकेशन में सबसे कम परसेंटेज इनका ही होता है। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, किस सेंस ऑर्गन का वोकेशनल लर्निंग में परसेंटेज सबसे कम रहता है? वोकेशनल लर्निंग में सबसे कम, स्किन, नोज, टोंग या फिर ईयर? तो यहाँ पे देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए किसका कम होता है। ठीक है, सबसे कम किसका होता है? वेकेशनल। आपके यहाँ देखो वेकेशनल के बारे में बात कर रही है, केमिकल और एजुकेशन के बारे में बात नहीं कर रहा, आपके वेकेशनल के बारे में बात कर रहा कि वेकेशनल का सबसे परसेंटेज कहाँ पे कम होता है। तो कहाँ पे कम होता है आपको, तो फटाफट जवाब देना आपको कहाँ पे कम होता है। मैंने आपको एक उसको भी दिखा दिया ना, आपको टेबल भी दिखा दिया किसका क्या होता है, तो आप इसका फटाफट जवाब दे सकते हो इसका क्या होगा। तो कमेंट सेक्शन में जवाब आ रहे हैं, बहुत अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ इसका। देखो सबसे पहले मैं आप एक एक करके बता देता हूँ। तो वेकेशनल में स्किन का कितना होता है, तो स्किन का होता है आपका कितना, 63% होता है। कितना होता है? 63%। अगर नोज के बारे में बात करूं तो इसका 3% होता है। ठीक है, अगर आपके जीभ के बारे में बात करूं तो इसका होता है आपका 4% होता है। और अगर बात करें आपके कान के, ईयर के, तो इसका परसेंटेज कितना होता है, तो इसका होता है 10% होता है। ठीक है, तो इसका सबसे कम परसेंटेज 3% किसका होता है? किसका होता है 3%? तो 3% आपका होता है नोज का। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो आपकी नीमी किताब है उसमें आपके नोज और टोंग के वहां पे सेम परसेंटेज दी हुई है। और कितनी परसेंटेज दी है? तो वहां पे दी आपकी 5% दी होगी शायद। ठीक है, इसलिए दी है वहां पे क्योंकि जो आपका स्किन है, स्किन का वहां पे उन्होंने कितना मेंशन किया है, स्किन का उन्होंने वहां पे 60% मेंशन किया है। और आपके नोज और आपके टंग के कितने परसेंट उसने मेंशन किया, वहां पे 5% मेंशन है। पर कुछ और किताबें हैं जहां पे वहां पे 63% मेंशन है और नोज का आपका 3% और टोंग का आपका ये इसका आपका 4% मेंशन है। तो शायद आपको चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फीलिंग इज। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए किसको किसके साथ ऐड करेंगे तो फीलिंग बनता है। ये देखो ये तो क्वेश्चन आपका सिंपल है, कई बार कराया जा चुका है। ठीक है, तो मुझे तो लग नहीं रहा कि ये क्वेश्चन आप गलती करोगे। ठीक है, कई बार बताया जा चुका है। तो मैं देख रहा हूँ करीब 100% बच्चों के जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। और किसके साथ जा रहे हैं? तो सभी के सभी ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं। यानी कि अंडरस्टैंडिंग प्लस थिंकिंग को जब आप ऐड करोगे तो आपको फीलिंग मिलता है। क्या मिलता है? जब आप अंडरस्टैंडिंग प्लस थिंकिंग ऐड करते हो तो आपको क्या मिलता है? फीलिंग मिलता है। ठीक है, शायद आपको चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कैपेसिटी इज। कैपेसिटी क्या होती है? 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से बताइए कैपेसिटी क्या होती है। तो ये क्वेश्चन भी शायद आपसे कराया जा चुका है, कई बार कराया जा चुका है। ठीक है, कैपेसिटी। तो कैपेसिटी का क्या होगा? तो मैं देख रहा हूँ करीब यहाँ पे 100% बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। और किसके साथ जा रहे हैं? तो फटाफट जवाब दो। तो एबिलिटी प्लस इंटरेस्ट को आप जब करते हो तो आपको कैपेसिटी मिलता है ना, कब मिलता है कैपेसिटी? यहाँ पे मैं देख रहा हूँ करीब अलग अलग जवाब आ रहे हैं। जब आप अपने एबिलिटी को और इंटरेस्ट को जोड़ते हो तो आपको क्या मिलता है? कैपेसिटी मिलता है। क्या मिलता है आपको? जल्दी दो। कॉम्पिटेंसी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, कैपेसिटी के बारे में बात कर। अगर आपका कॉम्पिटेंसी होता तो फिर क्या होता? नॉलेज प्लस स्किल को आप जोड़ते ना यहाँ पे। देखो इन दोनों को जोड़ोगे, जब एटीट्यूड से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको परफॉर्मेंस मिलेगा। जब दोनों को जोड़ोगे तो आपको मिलता है कॉम्पिटेंसी। प्लस जब आप क्या अटेंशन प्लस इंटरेस्ट दोनों को जोड़ते हो तो आपको मिलता है कॉन्सेंट्रेशन। अटेंशन प्लस इंटरेस्ट को जोड़ते हो तो आपको क्या मिलता है? कॉन्सेंट्रेशन। एबिलिटी प्लस इंटरेस्ट को जोड़ते हो तो आपको मिलता है कैपेसिटी। ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग प्लस थिंकिंग को जोड़ते हो तो आपको क्या मिलता है? वहां फीलिंग। अभी ऊपर वाला क्वेश्चन था आपका। और नॉलेज प्लस एटीट्यूड, ये तो फॉर्मूला आपका है नहीं। ठीक है, तो आपको जिसने जवाब दिया इसका ऑप्शन नंबर बी उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पॉजिटिव लर्निंग का सही क्रम होता है। पहला, प्रेरणा, प्रतिक्रिया, संवेदना की उपलब्धता या सुनिश्चित। तो इसको आपको क्रम में लगाना है, तो जल्दी से बताइए क्या क्रम होगा। तो यहाँ पे देखो आपको थोड़ा सा हिंदी में प्रॉब्लम हो रही होगी, मैं आपको बता देता हूँ। प्रेरणा यानी इसका मतलब है मोटिवेशन। क्या है? मोटिवेशन। ठीक है, और प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया क्या मतलब है? रिस्पॉन्स। क्या है? रिस्पॉन्स। ये हो गया आपका मोटिवेशन, ये हो गया रिस्पॉन्स। और संवेदना की उपलब्धता यानी इसका मतलब है अवेलेबल स्टिमुलस। स्टिमुलस की बात कर रहा है कि आपका स्टिमुलस क्या है? वहां पे उपस्थित है, अवेलेबल है। ठीक है, और सुनिश्चित जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, इसका मतलब होता है कंफर्मेशन होता है। क्या होता है? कंफर्मेशन। तो आपको उसको सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो इसका क्या जवाब होगा? तो आपको सीधे फटाफट जवाब देना है इसको। इसका जवाब क्या होगा? आपको मैं डायग्राम दिखाता हूँ, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी।
तो यहाँ पे देखो हमारे जो चार है पॉजिटिव लर्निंग की कौन कौन से कंडीशन है आपका, ठीक है। तो पहला क्या है, मोटिवेशन। एक नंबर पे आएगा आपका मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा आ गया। दूसरे नंबर पे क्या आएगा आपका, संवेदना की उपलब्धता यानी कि अवेलेबल स्टिमुलस, यानी सबसे पहले आपको मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन के बाद क्या चाहिए आपका, अवेलेबल स्टिमुलस चाहिए। उसके बाद रिस्पॉन्स, ठीक है। और चौथे नंबर पर आपका आएगा कंफर्मेशन, यानी पहले नंबर प्रेरणा, दूसरे नंबर पर संवेदना की उपलब्धता, तीसरे नंबर पर आपकी प्रतिक्रिया और चौथे नंबर पर आएगा सुनिश्चित। तो इसका जिसने भी जवाब दिया है क्या होगा इसका, यहाँ पे देख लेते हैं क्या था इसका। तो यहाँ पे देखो इसका क्या हो जाएगा, पहले नंबर पे क्या था आपका, प्रेरणा था ना, मोटिवेशन। दूसरे नंबर पे क्या था आपका, दूसरे नंबर पे फटाफट जवाब दो। तो दूसरे नंबर पे क्या था आपका, दूसरे नंबर पे था आपका, ये था ना आपका संवेदना की उपलब्धता, ठीक है। क्या था इसका दूसरे नंबर पे, फटाफट जवाब दो। तो पहले था आपका मोटिवेशन, दूसरा था आपका क्या, स्टिमुलस की अवेलेबल स्टिमुलस, और तीसरा था आपका रिस्पॉन्स, और चौथा था आपका कंफर्मेशन। तो इसका क्या हो जाएगा जवाब, तो इसका हो जाएगा आपका 112 का क्या हो जाएगा, तो 112 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। शायद आपको चीजें क्लियर है। आपको एक और डायग्राम दिखाता हूं, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज और देख लो, आपको चीजें समझ में आएगी। तो यहाँ पे एक चीज क्या था, सबसे पहले था आपका मोटिवेशन। मोटिवेशन में क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो चार हमारी कंडीशन होगी है, मोटिवेशन, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स और कंफर्मेशन। स्टिमुलस मतलब क्या करना है आपको, क्यों करना है, कैसे करना है, ये सब आपका स्टिमुलस में आ जाएगा आपका, ठीक है। अगर बात करें आपका किसमें, कंफर्मेशन में, तो कंफर्मेशन में टेस्ट, इंस्ट्रक्शन, क्वालिटी, आंसर, मेथड, रिप्लाई वगैरह सब किसमें आता है आपका, ये आएगा कंफर्मेशन ऑफ स्टिमुलस में। ये सब आपके कंफर्मेशन स्टिमुलस के तरीके हो गए। और मोटिवेशन में क्या आ जाएगा आपका, एफर्ट आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा, डिजायर आ जाएगा, स्टिमुलेशन आ जाएगा, इन्वायरमेंट आ जाएगा, ये सब आपके मोटिवेशन है। और रिस्पॉन्स में क्या आ जाएगा आपका, मेंटल, साइकोलॉजिकल और फिजिकल, ये सब आपके रिस्पॉन्स है। आपको एक डायग्राम आपको और दिखाता हूं, आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे देखो, सबसे पहले चाहिए आपको मोटिवेशन, ठीक है। और मोटिवेशन के लिए क्या चाहिए आपको, अवेलेबल स्टिमुलस चाहिए, आपको ये वाला स्टिमुलस चाहिए मोटिवेशन के साथ साथ। फिर स्टिमुलस आपको मिल जाएगा, तो आपको रिस्पॉन्स चाहिए, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स अगर मिल गया तो कंफर्मेशन, यानी पहले नंबर पे मोटिवेशन आएगा, दूसरे नंबर पे स्टिमुलस आ जाएगा, तीसरे नंबर पे रिस्पॉन्स और चौथे नंबर पे कंफर्मेशन। फिर आपको लास्ट में पॉजिटिव लर्निंग मिल जाएगी। तो शायद आपको चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है प्रेम सर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सेंसेशन इज नॉट, सेंसेशन नहीं है, सुनना, स्मेल, टेस्ट या फिर रीडिंग। इसका जवाब जो अभी सोच रहे हो कि आप 112 से 122 पे कैसे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे हो जाता है, अभी उसको भी कर लेंगे हम, ठीक है। तो सेंसेशन इज नॉट, सेंसेशन क्या है इसका, तो आपको फटाफट जवाब देने, इसका क्या हो जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ करीब 100% बच्चों को जवाब सही आ रहा है। इसके साथ चाहे पढ़ना, रीडिंग आपका टीच जो होता है, पढ़ना क्या होता है, ये आपका सेंसेशन नहीं होता है, ठीक है। क्लियर है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चीज है आपका, यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन आ गया आपका 113, 112 तक कर लिया था ना, 122 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, क्यों सर। तो आपका क्वेश्चन है, स्टेप्स ऑफ टीचिंग का सही क्रम क्या है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो टीचिंग है उसके चार उसके अंदर क्रम होते हैं। तो आपको ये जो 4 क्रम दे रखे हैं इनको सीक्वेंस में लगाना है। तो जल्दी से बताइए सही सीक्वेंस क्या होगा। ये देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं कई बार से आपको करा चुका हूं, तो मुझे नहीं लग रहा कि आप इसको गलती करोगे। तो क्या हो जाएगा इसका, देखो पहले नंबर पे क्या आता है आपको, सबसे पहले इसका जवाब तो फिर मैं करके आपको बताता हूँ। तो पहले नंबर पे क्या आ जाएगा आपका, पहले नंबर पे आएगा आपका प्रिपरेशन, ठीक है। पहले नंबर पे आ गया आपका प्रिपरेशन, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या आता है आपका प्रेजेंटेशन आता है, ठीक है। यानी पहले नंबर पे क्या आ गया आपका 3 आ गया, 3 के बाद 1 आएगा, यानी 3 हो गया और 1, यानी कि ये तो आपके नहीं हो सकते, ए और डी नहीं हो सकता, अब आपका बी और सी बचा। तो पहले प्रिपरेशन हो गया, दूसरा प्रेजेंटेशन हो गया, तीसरा आपका एप्लीकेशन, यानी तीसरा क्या आ जाएगा आपका, तीसरा आपका एप्लीकेशन आ जाएगा, और चौथा आपका टेस्ट आ जाएगा। यानी कि पहला आपका प्रिपरेशन है, ये आपका प्रेजेंटेशन है, ये आपका टेस्ट है, और ये आपका एप्लीकेशन है, और ये आपका टेस्ट है। इसका क्या हो जाएगा, तो 113 का जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, प्रिपरेशन आ जाएगा, दूसरे नंबर पे प्रेजेंटेशन आ जाएगा, और तीसरे नंबर पे आपका एप्लीकेशन, और चौथे नंबर पे टेस्ट। शायद आपको चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लॉ अप्लाइड ऑन प्रेजेंटेशन। इसका मतलब है जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो उस समय कौन सा लॉ अप्लाई होता है। लॉ ऑफ एसोसिएशन,
लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन, संतुष्टि और असंतुष्टि का नियम, लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का नियम, या फिर आपका बोथ ए एंड बी? तो इसका जवाब देना हमको, बहुत सिंपल क्वेश्चन आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, आपको अगर बेसिक चीज पता होगा तो अच्छे से कर ले जाओगे। तो आप प्रेजेंटेशन में कौन कौन सा यूज करते हो? देखो एसोसिएशन का तो कंफर्म है आपका, ठीक है। और आपको साथ साथ मैंने ये बताया था आ ज्यादातर बच्चे ए के साथ जा रहे हैं और डी के साथ भी जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो इम्पैक्ट का नियम, मैंने आपको बताया था कि इम्पैक्ट का नियम आप कहाँ पे यूज करते हो, तो प्रेजेंटेशन में करते हो। बाकी सेटिस्फेक्शन डिससेटिस्फेक्शन आपके इम्पैक्ट के बारे में बात कर रहा। अगर एक आपका और होता है कौन सा, सेटिस्फेक्शन डिससेटिस्फेक्शन को इफेक्ट का नियम भी बोलते हैं आपका, वो कहाँ पे करते हैं, हम उसको टेस्ट में करते हैं। पर अगर इम्पैक्ट आ रहा तो ये आपका प्रेजेंटेशन में है, तो इसका क्या हो जाएगा ए और बी, और ए और बी आपका किसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, उसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ आपके ऐसे लो भी होते हैं जो आपके 2-3 तरीके के यूज होते हैं, ठीक है। कुछ नियम ऐसे होते हैं जो प्रिपरेशन में यूज कर लेते हैं, प्रेजेंटेशन में यूज करते हैं, पर एक कुछ कंपलसरी होता है कि वहां पे उनको करना ही करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रिपरेशन में हम किस लॉ का यूज करते हैं? एंड लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी, लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन यानी कि संतुष्टि का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएशन यानी कि जोड़ने का नियम, चीजों को जोड़ने का नियम। ये देखो क्वेश्चन भी बहुत सिंपल क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए कि प्रिपरेशन में कौन से करते हैं। तो मैं देख रहा हूँ करीब यहाँ पे बहुत से बच्चों को जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। किसके साथ जा रहा है, रेडिनेंस के साथ। तो रेडिनेंस का नियम आपका कहाँ पे यूज करते हो, तो मोस्टली जो रेडिनेंस का यूज करते हैं हम कहाँ पे करते हैं, प्रिपरेशन में करते हैं। बाकी इफेक्ट का नियम मैंने आपको बताया था, कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनको 2 से ज्यादा हम यूज कर लेते हैं। मेन जो लो और इफेक्ट का यूज होता है इसका हम करते हैं टेस्ट में, और कभी कभी हम इसको कहाँ पे प्रिपरेशन में भी यूज कर लेते हैं। पर रेडिनेंस का यूज और आपका दूसरा नियम कौन सा आता है, पर्पज का नियम, यानी कि रेडिनेंस का नियम और पर्पज का नियम, पर लो ऑफ पर्पज, ये दोनों कंपलसरी कहाँ पे यूज करते हैं, प्रिपरेशन में। साथ साथ कभी हम दूसरे मेथड भी यूज कर लेते हैं वहां पे, ठीक है। तो इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर है, उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लॉ अप्लाइड ऑन एप्लीकेशन। इसका मतलब है एप्लीकेशन में आप किस लॉ का यूज करते हो? लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी, लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रिस्पॉन्स यानी कि रिस्पॉन्स कितना इंटेंस है, लॉ ऑफ बिलोंगिंग यानी कि संबंध का नियम, या फिर ऑल ऑफ दीज? तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ करीब बच्चे अलग अलग ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, ठीक है। देखो फ्रीक्वेंसी का नियम तो आपका कंफर्म है कि एप्लीकेशन में फ्रीक्वेंसी का नियम हम यूज करते हैं। बाकी जो ऑप्शन नंबर ये है कि लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रिस्पॉन्स और लॉ ऑफ बिलोंगिंग, क्या ये एप्लीकेशन में यूज करते हैं? तो बिल्कुल करते हैं भाई, इसका भी हम ये भी करते हैं। तो इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, कुछ बच्चे सेटिस्फेक्शन नहीं होने वाले हैं, कुछ बच्चे संतुष्ट नहीं होंगे, ऑप्शन डी कैसे होगा। बिलोंगिंग का नियम क्या करता है, चीजों को जोड़ो वहां पे, ठीक है। तो ये चीज हमारा इसमें होता है। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर होगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा आपको डाउटफुल है कि इंटेंसिटी ऑफ रिस्पॉन्स और बिलोंगिंग ये कहाँ पे आएगा, तो आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे पिक्चर, आपको उससे थोड़ा सा और क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका, देखो प्रिपरेशन में हम लॉ ऑफ रेडिनेंस और लॉ ऑफ इफेक्ट ये कभी कभी यूज करते हैं। इसके साथ साथ हमारा तीसरा नियम कौन सा होता है, पर्पज का नियम भी हम कहाँ पे प्रिपरेशन में हम यूज कर लेते हैं, ठीक है, इस किताब के अकॉर्डिंग। अब प्रेजेंटेशन में हम कौन सा करते हैं, तो एसोसिएशन का नियम यूज करते हैं। साथ ही साथ हम इम्पैक्ट का नियम भी यूज करते हैं। कौन सा, इम्पैक्ट का करते हैं, और हम एसोसिएशन का नियम हम यूज करते हैं। और रेडिनेंस का हम कहाँ पे करते हैं, हम इसको प्रिपरेशन में करते हैं। और इफेक्ट का नियम भी हम कहाँ पे, टेस्ट में करते हैं, ठीक है। इफेक्ट का नियम कई जगह यूज कर लेते हैं। यहाँ पे देखो हमारा अभी था नहीं एप्लीकेशन का यूज, तो एप्लीकेशन में हम फ्रीक्वेंसी का नियम यूज करते हैं, एक्सरसाइज के नियम यूज करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ रिस्पॉन्स का नियम भी यूज करते हैं, और लॉ ऑफ बिलोंगिंग का भी हम नियम यूज करते हैं। कहाँ पे, एप्लीकेशन में करते हैं, ठीक है। अगर हम टेस्ट के बारे में बात करें तो टेस्ट में हम कौन से करते हैं, लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन, इसका दूसरा नाम क्या, इफेक्ट का नियम, ठीक है। इफेक्ट का नियम हम टेस्ट में यूज करते हैं। और साथ साथ सिंगुलरिटी का नियम भी हम कहाँ पे करते हैं, तो हम करते हैं इसको टेस्ट में करते हैं। शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर है। 2-3 बातें आपको और बता देता हूँ, चीज आपको क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे देखो जो हमारे क्वेश्चनिंग होते हैं ना, तो क्वेश्चनिंग में आपके प्रिपरेशन में अलग मेथड यूज होते हैं, प्रेजेंटेशन में अलग क्वेश्चनिंग करते हैं, और टेस्ट में हम अलग करते हैं। तो प्रिपरेशन में यहाँ पे देखो प्रिपरेशन में कौन सा हमने आपको बताया था, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आपको उसके बाद प्रॉब्लम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्टिव क्वेश्चन भी करते हैं। और अगर प्रेजेंटेशन के बारे में बात करें तो डेवलपिंग क्वेश्चन करते हैं, इसमें थॉट वाले क्वेश्चन करते हैं, प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखो ऑप्शन जो सी है आपका, प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन, इसको हम एक से ज्यादा यूज कर लेते हैं। हम इसको प्रिपरेशन में भी यूज कर लेते हैं और प्रेजेंटेशन में भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो थॉट वाले क्वेश्चन है, ये भी हम कहाँ पे, प्रेजेंटेशन भी और एप्लीकेशन में भी यूज कर लेते हैं।
पर कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं, देखो कॉम्प्रिहेंशन वाला क्वेश्चन, इसको हम एप्लीकेशन में ही करते हैं, कहीं और नहीं करते हैं इसका, ठीक है। बाकी टेस्ट में देखते हैं यहाँ पे, टेस्ट जो लास्ट वाला है इसमें हम कौन कौन से करते हैं, तीसरे में भी हम कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, कंपेरिजन वाले क्वेश्चन यूज करते हैं, कंपेरिजन के अलावा यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन यूज करते हैं, और लास्ट वाला आपका क्या है, रिकैपिटुलेटिव वाला क्वेश्चन भी हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन आपको शायद क्लियर हो गए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लॉ अप्लाइड ऑन टेस्ट। इसका मतलब है टेस्ट में कौन सा लॉ अप्लाई किया जाता है। लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन, लॉ ऑफ सिंगुलैरिटी, सिंगुलैरिटी मतलब एक आंसर होगा, या फिर आपका बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। ये देखो मैंने आपको बता दिया, तो यहाँ पे गलती नहीं करोगे आप, ठीक है। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 117 का जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी, सिंगुलैरिटी का और सेटिस्फैक्शन, जिसका दूसरा नाम क्या है, इफेक्ट का नियम। इफेक्ट के नियम को संतुष्ट और संतुष्ट का नियम भी कहते हैं, और इसको हम कभी कभी कहाँ पे यूज कर लेते हैं, हम इसको प्रिपरेशन में भी हम यूज कर लेते हैं, पर मेन इसका कहाँ पे होता है, आपका टेस्ट में होता है, ठीक है। सर आपको चीजें क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, रिलेटेड टू प्रिपरेशन इज। प्रिपरेशन से रिलेटेड क्या होगा? व्हाट एंड दूसरा है आपका हाउ, तीसरा है आपका प्रैक्टिस, और चौथा है आपका इवोल्यूशन द लेवल ऑफ लर्निंग। ठीक है, यहाँ पे व्हाट और व्हाट नहीं है, यहाँ पे वाई है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट है क्वेश्चन में, ठीक है। आप इसको देखने के लिए ऑप्शन, ये सेकंड क्वेश्चन देख सकते हो। यहाँ पे देखो, जो ये फर्स्ट ऑप्शन है ना आपका, ये व्हाट, ठीक है, व्हाट जगह यहाँ पे कैंसिल है, ये गलत है यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। इसका जगह क्या होगा, वाई हो जाएगा, WHY कर लेना इसको, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रिपरेशन में आप कौन सा मेथड यूज करते हो। तो प्रिपरेशन में क्या होता है आपका, जल्दी समझो आप इसका। तो प्रिपरेशन चीजों को क्या करना है, कैसे, क्यों करना है हमें, ठीक है। ये चीज आएगा, व्हाट नहीं आपका, इसको हटाकर रिप्लेस करो, और रिप्लेस करने में क्वेश्चन आपका मिसप्रिंट है, ये वाई यहाँ पे डाल दो। यानी क्या करना है आपको और क्यों करना है, ये चीज आप डिसाइड किसमें करते हो, तो आप प्रिपरेशन में करते हो। किसमें करते हो? प्रिपरेशन में करते हो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 119। अगला क्वेश्चन है आपका, रिलेटेड टू प्रेजेंटेशन इज। प्रेजेंटेशन से रिलेटेड क्या होगा? व्हाट एंड व्हाई, हाउ, प्रैक्टिस, या इवोल्यूशन द लेवल ऑफ लर्निंग। तब देखो हमने प्रिपरेशन में क्या किया, प्रिपरेशन के लिए तो हमारा ऑप्शन ये हो गया, यानी हमें क्या करना है, ठीक है, और हमें क्यों करना है, ठीक है। हमें ये पता चल गया हमें क्या करना है और हम चीजों क्यों करना है। ये हमारा क्या था, प्रिपरेशन था हमारा। प्रेजेंटेशन में हम चीजों को क्या करते हैं, जब आप प्रेजेंटेशन जाते हो तो आप चीजों को सेल करते हो ना, आप शो करते हो, सॉरी, आप चीजों को शो करते हो ना, कि आप कैसे करते हो। हाउ, जब आपके सामने आ जाएगा हाउ, यानी चीजों को आप बताते हो और चीजों को शो करते हो, ये चीज होता है हमारा प्रेजेंटेशन में, ठीक है। आपको याद नहीं करना है, आपको चीजों को दिमाग में सेट करना है। चीजों का प्रेजेंटेशन में करते क्या हो, चीजों को आप शो करते हो ना, प्रेजेंट करते हो, यानी आप चीजों को कैसे करते हो, ये चीज किसमें आता है, आपका प्रेजेंटेशन में आता है, ठीक है। शायद क्वेश्चन आपको क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है आपका, रिलेटेड टू एप्लीकेशन इज। एप्लीकेशन से क्या रिलेटेड होगा? हाउ, व्हाट एंड व्हाई, प्रैक्टिस, या इवोल्यूशन द लेवल ऑफ लर्निंग। देखो प्रैक्टिस में क्या करते हो, प्रैक्टिस में जो तीसरा स्टेप होता है ना आपका, उसका लेसन प्लान का चाहे कुछ चीज का, तो आप चीजों को प्रैक्टिस कराते हो वहां पे, ठीक है। क्वेश्चन बार बार पूछते हो वहां पे, और क्वेश्चन पूछने के साथ साथ कोई ट्रेनर आपको गलत बताता है तो उसको आप गाइड करते हो, साथ साथ जो उसका सही जवाब होता है आप उसको सही जवाब देते हो। टेस्ट में आप उसको करेक्ट नहीं करते हो, आप उसका एक तरह से एवोल्यूशन करते हो, पर आप एप्लीकेशन क्या करते हो, उससे क्वेश्चन पूछते हो, और क्वेश्चन बताने के साथ उसको चीजों को गाइड करते हो, और अगर उस ट्रेनर ने गलत बताया तो आप उसको चीजों को करेक्ट बताते हो, यानी चीजों को कुल मिला जुला के आप क्या करते हो, तो आप एप्लीकेशन में बच्चों से प्रैक्टिस कराते हो। तो शायद इसका चीजें क्लियर है। जिसने 120 का जवाब दिया ऑप्शन सी, उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है आपका, टेस्ट एंड इवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। टेस्ट और इवोल्यूशन से रिलेटेड क्या होगा? हाउ, व्हाट एंड व्हाई, प्रैक्टिस, या इवोल्यूशन द लेवल ऑफ लर्निंग। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है यार। टेस्ट एंड इवोल्यूशन में क्या करते हो, टेस्ट इवोल्यूशन में चीजों को जस्टिफाई करते हो ना, आप उसके लेवल की जांच करते हो। तो जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, उसका बिल्कुल सही जवाब इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो आप चीजों को क्या और क्यों करते हो, ये आपका प्रिपरेशन आ गया। प्रेजेंटेशन क्या करते हो, चीजों को कैसे करते हो, यानी डिटेल बताते हो और शो करते हो, आपका प्रेजेंटेशन हो गया।
और टेस्ट में क्या करते हो, सॉरी एप्लीकेशन में क्या करते हो, तो उसको प्रैक्टिस कराते हो। प्रैक्टिस के लिए अगर ट्रेनिंग अगर गलत करा तो उसको गाइड करोगे और उसको करेक्ट चीज बताओगे। तो ऑप्शन सी जो है आपका, ये आपका टेस्ट उसका एप्लीकेशन का है। ऑप्शन बी जो ये प्रिपरेशन का है, ये आपका प्रेजेंटेशन का, और टेस्ट आपका ये है। तो शायद आपको चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 123 आपके सामने है। 122 हमने आपको पहले करा दिया था। वुडवर्ड के अनुसार चिंतन प्रक्रिया के कितने चरण बताए हैं? तो ये देखो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल। ये क्वेश्चन शायद ये बहुत डीपली क्वेश्चन है, पेपर मुझे लग नहीं रहा उतने की इंपॉर्टेंट है, पर फिर भी आपको इसमें है तो आपको पता होना चाहिए कि वुडवर्ड ने के अनुसार जो चिंतन है आपका, ठीक है, इमेजिनेशन चिंतन जो है आपका, इसके कितने टाइप होते हैं। तो इसके कितने टाइप होते हैं आपको ज्यादा इसके बारे में नहीं, हल्का फुल्का अगर पता चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 4 उनके अनुसार 4 है। पता नहीं मुझे प्रॉपर क्या है इसका, पर इसका 4 है। आप याद कर लेना, पेपर में अगर आ गया आपको तो आपको इसके साथ जाना, ऑप्शन डी के साथ जाना है, ठीक है। उनके अनुसार जो चिंतन होता है, जो ये 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन वो मुझे लॉजिकल लग नहीं रहे, सिंपल क्वेश्चन है, आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैकडूगल के अनुसार कल्पना की परिभाषा है। मैकडूगल के अनुसार कल्पना की परिभाषा क्या होगी? दूरस्थ वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना। इसका मतलब है आपके कुछ दूरी पर आपके कुछ वस्तुएं हैं, ठीक है, उनके बारे में आप चिंतन कर रहे हो। आत्मचिंतन करना, ठीक है। आत्मचिंतन मतलब इंट्रोस्पेक्शन। दोस्तों के बारे में सोचना, थिंकिंग अबाउट फ्रेंड्स। किसी घटना को याद करना मतलब रिकॉलिंग सम इवेंट। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर हो सकता है? यहाँ पे देखो मैकडूगल ने अभी ऊपर जो था आपका वो उनके अनुसार जो चिंतन था और आपके 4 टाइप के थे। कौन कौन से थे वो तो प्रॉपर वो पता नहीं चल रहा क्या है इसका, ठीक है। पर यहाँ पे आपसे क्या है, मैकडूगल के अनुसार जो कल्पना है, जो एक इमेजिनेशन करते हो ना, आप इमेजिनेशन करते हो, इसके उन्होंने क्या कहा कि इमेजिनेशन या फिर जो कल्पना होता है उसका मेन डेफिनेशन क्या होता है। तो आत्मचिंतन करना, ये भाई एक तरह से ये आपकी कल्पना नहीं होती है। दोस्तों के बारे में सोचने की कल्पना नहीं है उनके अनुसार में। ऐसे तो होता है आपका, मैकडूगल के अनुसार नहीं होता आपका। जैसे हमारा साइकोलॉजी का डेफिनेशन था ना, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग दिया था। तो मैकडूगल के अनुसार उन्होंने क्या कहा था, उनके अनुसार ऑप्शन ए जिसने भी जवाब दिया उसका बिल्कुल सही। उन्होंने ये कहा कि अभी आप यहाँ पे हो, अभी कोई आपसे बहुत दूर है, चाहे कोई वस्तु आपसे दूर है, ठीक है, आप उसके बारे में सोच सोच के आप टेंशन ले रहे हो, तो वो चीज होता है आपके मैकडूगल के अनुसार इमेजिनेशन, या फिर बोलते हैं इसको कल्पना, ठीक है। तो आपको चीजें समझ में हो, कोई वस्तु जो आपसे बहुत दूर है, चाहे लोग हो सकता है चाहे वस्तु हो सकता है, आप उसके बारे में सोच रहे हो, चिंतन कर रहे हो, टेंशन ले रहे हो, तो ये चीज होता है आपका इमेजिनेशन, आपकी कल्पना होती है। और उनके अनुसार जो कल्पना है ये 2 टाइप की होती है, ठीक है। और मैकडूगल के अनुसार जो कल्पना ये 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? तो पहली होती है आपकी क्रिएटिव, जिससे बोलते हैं सृजनात्मक, और दूसरी होती है आपकी रिसेप्टिव। क्या बोलते हैं? रिसेप्टिव। रिसेप्टिव को क्या इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं? तो अदनात्मक बोलते हैं। एक होता है आपका क्रिएटिव जिससे बोलते हैं सृजनात्मक, और दूसरा होता है आपका रिसेप्टिव, इसका दूसरा नाम क्या है आपका? अदनात्मक। अगला क्वेश्चन शायद वही है, आपको मिल सकता है, देखते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। मैकडॉल क्या है ये? मैकडूगल के अनुसार मैकडूगल के अनुसार कल्पना कितने प्रकार की बताई गई है? तो मेरे ख्याल से आइडिया लग गया होगा आपको, पहले बता दिया गया, हिंट दे दी गई है। जल्दी से बताइए कौन कौन से होंगे। तो यहाँ पे आपको बता दिएगा 2 होते हैं, ठीक है। उनके अनुसार जो कल्पना ये 2 के होते हैं। एक होता है आपका अदनात्मक, जिसके हम बोलते हैं क्रिएटिव। क्या बोलते हैं? क्रिएटिव। और दूसरा होता है नहीं अदनात्मक, इसको बोलते हैं रिसेप्टिव। क्या बोलते हैं? रिसेप्टिव। और दूसरा होता है सृजनात्मक, इसे हम बोलते हैं क्रिएटिव। एक हो गया होगा आपका क्रिएटिव और ये हो गया आपका रिसेप्टिव। ये आपके 2 कल्पना होते हैं। शायद आपको चीजें क्लियर है। अभी आपका शायद क्वेश्चन ये हो सकता है कि जो आपका क्रिएटिव है इसके अनुसार कल्पना क्या चीज है, और जो आपका ये है रिसेप्टिव है आपका अदनात्मक, इसके अनुसार जो कल्पना की जो डेफिनेशन वो क्या है, चलो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन शायद आपको वही मिल सकता है, तो चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार आदनात्मक कल्पना है। आदनात्मक कल्पना दूसरों से प्राप्त जानकारी के आधार पर की गई कल्पना, कुछ कहानी या नई जानकारी से की गई कल्पना, अपने विचारों के आधार पर की गई कल्पना, या फिर ए और बी। देखो मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पे आपको किसके बारे में पूछ रहा? अदनात्मक। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिटी कर देता हूँ। अदनात्मक हम क्या बोलते हैं, तो मैंने आपको बताया था रिसेप्टिव। क्या बोलता था? रिसेप्टिव आपका, ठीक है। यानी रिसेप्टिव अदनात्मक मतलब ये कि आप दूसरों के बातों को सोच के आप एक तरह से इमेजिनेशन कल्पना कर रहे हो, आप अपनी बातों से नहीं कर रहे हो। जो आपका दूसरा ऑप्शन था
क्रिएटिव यानी कि सृजनात्मक, क्रिएट आप खुद कर रहे थे तो आपका वो खुद का था। पर जो अधनात्मक होता है इसमें क्या होता है, आप यहाँ पे दूसरों की बातों को समझते हो, सुनते हो और उसके अकॉर्डिंग आप एक तरह से इमेजिनेशन करते हो। तो इसके अनुसार डेफिनेशन क्या है, पहला ऑप्शन क्या कह रहा, दूसरों से प्राप्त जानकारी के आधार पर की गई कल्पना, बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था अधनात्मक यानी कि रिसेप्टिव वाले में क्या करते हो, कोई दूसरा जानकारी आपको देता है उसके अनुसार कोई आप इमेजिनेशन करते हो, कल्पना करते हो। तो ये तो आपका बिल्कुल सही है भाई। चलो ऑप्शन बी देख लेते हैं, क्या आपका बी ऑप्शन सही है आपका। तो बी क्या कह रहा हूं, कुछ जानकारी या कुछ कहानी या नई जानकारी से की गई कल्पना, बिल्कुल सही बात है। कुछ कहानी आपको मिल गया, कुछ नई जानकारी मिल गई, उसके अकॉर्डिंग आपने कल्पना किया, पर आपने खुद नहीं किया भाई, अपने विचारों से आपने क्रिएट नहीं किया। ये किसी दूसरे के विचार थे, आपने नेट पे देखा, किसी और ने बताया, कुछ और आपने समझा, तो ये चीज आपका इसी में आता है, अधनात्मक में आता है, यानी कि रिसेप्टिव में ही आता है आपका, ठीक है। तो इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए और बी, यानी एक चीज किसमें आता है आपका, ऑप्शन नंबर डी यानी बोथ, ए और बी जिसने भी जवाब दिया इसका बिल्कुल सही है। जो ऑप्शन सी है, सी ऑप्शन क्या कह रहा, अपने विचारों के आधार पर की गई कल्पना, यानी कि आप अपने थॉट के अकॉर्डिंग किसी चीज के इमेजिनेशन करते हो, तो ये चीज आपका आता है क्रिएटिव में, यानी कि जो आपका सृजनात्मक जो आपकी कल्पना है ना, इसके अंतर्गत आता है। शायद अगला क्वेश्चन आपको वही मिल सकता है। चलो देखते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है आपका, मैकडूगल के अनुसार सृजनात्मक कल्पना है। सृजनात्मक कौन सा होगा, चित्रकार, लेखक व अपने विचारों से की गई कल्पना, दूसरे से प्राप्त जानकारी के आधार पर की गई कल्पना, कुछ कहानी या नई जानकारी से की गई कल्पना, या उपरोक्त सभी। तो देखो मैंने आपको बता दिया, आपको तो कंफ्यूजन तो होना नहीं चाहिए। आपको सृजनात्मक मतलब बता दिया, तो क्रिएटिव यानी जो कल्पना, जो इमेजिनेशन आप अपनी भावनाओं से, आप अपने विचारों से, आप खुद के द्वारा क्रिएट करते हो, तो ये चीज होता है आपका कौन सा, सृजनात्मक, क्रिएटिव आपका क्या होता है, इमेजिनेशन। तो ऑप्शन यही कह रहा, चित्रकार या लेखक वो अपने विचारों से की गई कल्पना, बिल्कुल सही है भाई। जब आप अपने विचारों से कोई इमेजिनेशन करते हो तो ये आपका क्रिएटिव में आता है। जब आप दूसरे की भावनाओं से नेट पे पढ़ के, चाहे कुछ कहानियां पढ़ के आप कुछ इमेजिनेशन करते हो, तो ये होता है आपका रिसेप्टिव, जिसे बोलते हैं आदनात्मक बोलते हैं। ये आपका सृजनात्मक है, जो अपनी क्रिएटिव से, अपने विचारों से जो कुछ इमेजिनेशन करते हो, और जो दूसरे के विचारों से किताबों से पढ़ के करते हो, ये होता है आपका रिसेप्टिव, या बोलते हैं इसको अधनात्मक। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन है उसका बिल्कुल सही है। बाकी जो आपका ऑप्शन बी और सी है, ये किसका डेफिनेशन है, तो ये आपका रिसेप्टिव यानी कि अधनात्मक कल्पना का है। सर आपको चीजें यहाँ पे क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। तो अगला क्वेश्चन है आपका, बुद्धि के संबंध में सही नहीं है। खाना खाना ही बुद्धि है। बुद्धि जन्मजात तथा वंश परंपरागत प्राप्त शक्ति है। प्राप्त ज्ञान का जीवन में उपभोग करना बुद्धि है। बुद्धि मानसिक योग्यता है। तो इसका क्या होगा, आप फटाफट जवाब दे सकते हो कि इसमें से देखो बुद्धि से संबंधित नहीं, यहाँ पे देखो किसके बारे में बात कर, नॉट के बारे में बात कर रहे भाई। यहाँ पे सबको फोकस करना है आपका कि बुद्धि क्या चीज नहीं है। ये देखो, तो क्या खाना खाना क्या दिमाग है, इंटेलिजेंसी बोलते हैं क्या इसको, खाना खाना दिमाग बोलते हैं क्या इसको, आईक्यू बोलते हैं क्या इसको, नहीं। ये आपका ऑप्शन जो ए है बिल्कुल गलत है। बाकी देखो, बुद्धि जन्मजात और वंश परंपरागत शक्ति है, बिल्कुल सही है। ज्ञान, प्राप्त ज्ञान का जीवन में उपयोग करना, बिल्कुल बुद्धि है। और बुद्धि आपकी मानसिक योग्यता है, बिल्कुल आपकी मेंटली एबिलिटी है। तो सब आपका एक तरह से इंटेलिजेंसी है, बुद्धि जिसे बोलते हैं इंटेलिजेंसी। तो आपका जो आप खाना खाते हो, ये कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि नहीं है। तो शायद जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर है उसका बिल्कुल सही है। आप क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके सामने। अगला क्वेश्चन है आपका, बुद्धि लब्धि। ठीक है, बुद्धि उपलब्धि को क्या बोलते हैं, आईक्यू। तो आईक्यू क्या होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु को आप आईक्यू कहेंगे, या फिर वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु को आप आईक्यू कहेंगे, या फिर दोनों, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे देखो, आपको पता होना चाहिए आईक्यू लेवल होता है ना। देखो क्लास में हर टाइप के बच्चे होते हैं जिसका आईक्यू लेवल अलग अलग होता है। आपने सुना होगा आईक्यू लेवल होता है क्या आपका। तो आईक्यू मतलब, आई मतलब आपका इंटेलिजेंस, और क्यू मतलब हो गया आपका क्यूसेंट, यानी कि आईक्यू जिसे बोलते हैं बुद्धि लब्धि बोलते हैं। तो इसका जो मेन फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका कौन सा फॉर्मूला होता है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए क्या कह रहा है आपको, अगर इंग्लिश में बताऊं इसको, मेंटल एज, जो आपकी मेंटेलिटी वाली जो एज होती है उसको आप अपने रियल एज से, यानी कि जो आपका जो रियल एज है, जो कितने साल के हो आप, ठीक है, इसको अगर डिवाइड करते हो तो आपको आईक्यू लेवल मिलता है। ठीक है, आपका जो मेंटल एज है, ठीक है, मेंटल एज अपॉन इसको क्या बोलते हैं हम, जो आपकी रियल एज है, या फिर बोलते हैं इसको
क्रोनोलॉजिकल एज बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्रोनोलॉजिकल एज भी बोलते हैं वास्तविक एज को। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर है। अभी आपको मैं अगले स्लाइड पे क्लियर कर दूंगा, तब तक आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, फिर आपको अगले स्लाइड पे ले चलता हूँ। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगर आपको आईक्यू निकालनी है तो उसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100, वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु गुणा 100, या फिर दोनों फॉर्मूले का यूज करोगे, या नन ऑफ दीज? देखो जो पिछला क्वेश्चन था बिल्कुल वही क्वेश्चन, आपका आईक्यू है, बस आपको फैक्टर के बारे में पूछ रहा है कि जब आईक्यू का जो फैक्टर निकालोगे तो क्या करोगे। तो फैक्टर निकालने के लिए हम उसमें बस 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो अभी ऊपर क्या था आपका, मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज अपॉन जो आपका रियल एज था, उसको डिवाइड करने के साथ अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपका आईक्यू लेवल फैक्टर मिल जाता है आपको, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा अगले क्वेश्चन दिखाने के बाद में आपको एक और डायग्राम दिखाऊंगा, इससे चीजें आपको और क्लियर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखने के बाद चलते हैं फटाफट। तो अगला क्वेश्चन है आपका, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए आईक्यू कितना होगा? ठीक है, यानी कि जो भी स्टूडेंट जो बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली हैं उनका आईक्यू लेवल कितना होगा? 120 से 130 होगा, 110 से 120 होगा, 140 से ऊपर होगा, या फिर 90 से 110 होगा? देखो यहाँ पे सोच रहे होंगे ये प्रभावशाली क्या चीज है, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये आपका जीनियस, कहते हैं ना तुम जीनियस हो, तो जीनियस के बारे में बात कर रहा, जो जीनियस जो ट्रेनिज है उनका आईक्यू लेवल कितना होता है? तो जो जीनियस होते हैं उनका आईक्यू लेवल क्या होता है? 140 प्लस करके होता है, यानी कि 140 अबव। तो जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी, उसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अभी मैं आपको एक एक करके सारे दिखाऊंगा, अभी आप जवाब दे दो, क्योंकि मैंने अगर आपको अभी टेबल दिखा दें तो आप रट्टा मार के यहाँ पे जवाब देगो। तो मैं क्या करूंगा, ये सारे क्वेश्चन कराने के बाद जो आईक्यू लेवल से जितने रिलेटेड क्वेश्चन है कराने के बाद आपको लास्ट में इसका टेबल दिखाऊंगा, तो चीजें आपको और बेस्ट क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, प्रखर बुद्धि वाले व्यक्ति या स्टूडेंट के लिए जो आईक्यू होगा वो कितना होगा? 110 से 120 होगा, 90 से 110 होगा, 120 से 130 होगा, या फिर 140 से ऊपर होगा? तो ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका, ठीक है। आपका पूछ रहे थे प्रखर बुद्धि, यानी कि इसमें क्या मतलब इसका मतलब ये है आपका, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आप इसके अंदर कौन से ट्रेनिंग जाते हैं, तो इसके अंदर जाता है आपका सुपेरियर, आपने सुना होगा, ठीक है। प्रखर बुद्धि का मतलब हो गया आपका सुपेरियर, जो ट्रेनिज होते हैं, जो बिल्कुल एक तरह से जो एवरेज के जस्ट ऊपर आते हैं। तो इसका कितना होता है? तो इसका होता है आपका क्या हो जाएगा इसका, तो इसका होगा 120 से 130। इसका जो रियल होता है, जो स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड कितना होता है आपका 122 से लेके 129 के बीच में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी लास्ट में आपको इसका पूरा एक तरह से डायग्राम दिखाऊंगा, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, तीव्र बुद्धि वाले विद्यार्थियों की आईक्यू कितनी होगी? 110 से 120, 90 से 110, 114, 140 से ऊपर, या फिर 100 से 150? तो यहाँ पे देखो तीव्र बुद्धि का मतलब ये है जो आपके एवरेज होते हैं ना, एवरेज से एक स्टेप आपका ऊपर होता है और एक स्टेप आपका नीचे होता है, यानी कि अबव एवरेज। तीव्र बुद्धि यानी कि अबव एवरेज। तो इसमें जो बच्चे आते हैं उनका जो आईक्यू लेवल होता है उनका कितना होता है, उनका कितना होता है, फटाफट जवाब दो। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे करीब बच्चों को जवाब सही आ रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, तो ये जा रहे हैं आपके 110 से 120 के बीच में। तो इसका जो आपके अबव एवरेज वाले होते हैं यानी तीव्र बुद्धि वाले होते हैं, उनका होता है आपका 110 से 120। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अभी आपको लास्ट में टेबल दिखाऊंगा, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। अब ये पूछ रहा है आपका सामान्य बुद्धि यानी कि एवरेज के बारे में। इससे जो पहला क्वेश्चन था वो आपका कौन सा था, अबव एवरेज था, यानी कि एवरेज से ऊपर। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका सामान्य, यानी कि जो एवरेज वाले होते हैं। तो एवरेज वाला कितना होता है, आप इसका फटाफट जवाब दो। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका क्या चीज होगा, जो एवरेज वाले में होते हैं इनका होता है आपका 100 से कितना होता है इनका, तो इनका यहाँ पे देखो, इनका थोड़ा सा यहाँ पे अलग बताया गया है। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका 120, 190 से 110। और इसका अगर रियल में एक स्टैंडर्ड बताऊं मैं, तो स्टैंडर्ड इसका होता है आपका 100 से 110 के बीच में आपका स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। ये मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इसमें भी मिसप्रिंट आपका 90 से नहीं होता, 90 से आपका 99 के बीच में आपका होता है बेलो एवरेज, यानी जो एवरेज से नीचे आते हैं। और जो 100 से लेके 110 तक होता है ये होता है आपका एवरेज। इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिसप्रिंट है आपका, ये 90 से नहीं होता, ये 100 से लेके 110 तक होता है जो एवरेज वाले थे। और जो एवरेज से हल्का से नीचे होता है बेलो एवरेज, तो उनका होता है आपका 90 से 99 या फिर 100 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अभी आपको लास्ट में एक दिखाऊंगा डायग्राम, तो आपको चीजें और वहां पे क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो 135 आ गया। जो मंद बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं उनके कितना होता है, तो इनका आप तो मुझे लग रहा है कि आप फटाफट जवाब दे दोगे। इसका हो जाएगा आपका 80 से 90 हो जाएगा। ठीक है, 80 से 90 हो जाएगा इसका। बाकी जो मैंने आपको बताया था जीनियस वाला कितना होता है 140 अबव करके। जो आपके वेरी सुपेरियर होते हैं उसका 130 से 140 स्टैंडर्ड में बता रहा हूं मैं। और जो सुपेरियर होते हैं 120 से 130, जो एवरेज वाले होते हैं उनका 110 से 120, जो आपके एवरेज होते हैं उनका 100 से 110, जो आपके एवरेज से थोड़े से नीचे होते हैं उनके 90 से 100 होता है। सर आपको अभी क्लियरिटी नहीं हो रही, मैं आपको एक पेज पे विजुअल कर देता हूँ, आपको चीजें बेस्ट क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था आईक्यू लेवल, थोड़ा सा आपको एक लाइन यहाँ पे ऊपर दिखा देता हूँ, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। ये देखो आपका, ये है आपका आईक्यू लेवल, से बोलते हैं एम ए अपॉन सी। कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में रहता है। ए मतलब एम ए मतलब मेंटल एज, और सी ए मतलब आपका रियल एज होता है। फिर इसको क्रोनोलॉजिकल एज भी बोलते हैं। ठीक है, क्रमिक एज और मेंटल एज के अनुपात को हम आईक्यू लेवल बोलते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अपना एज बताना कि आप आईक्यू में किस में आते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरा डायग्राम आ गया। जो जीनियस वाले आते हैं, जो इतने भी जवाब दे रहे हैं ना, ये जो ये क्या कहते हैं दीपाली जो चौरसिया मैडम है, जिनके हाईएस्ट नंबर आते हैं वो किस में आती है, वो जीनियस में आती है। कितने अंक का आईक्यू लेवल कितना है, तो 140 प्लस करके आते हैं। और इसके जो अंदर जो परसेंटेज है देखो 0.25% लोग आते हैं इसके अंदर। जो वेरी सुपेरियर होते हैं 130 से 140 होते हैं, इनसे 0.75% आते हैं। और जो सुपेरियर आते हैं उनके 122 से 129 के बीच में स्टैंडर्ड डाटा है ये 6% आते हैं। और जो अबव एवरेज वाले होते हैं ये 110 से 121 120 तक होता है, स्टैंडर्ड डाटा बता रहा हूं मैं, ये 13% आते हैं। और जो हमारे जैसे जो नालायक लड़के हैं एवरेज में आते हैं, ये किस में आते हैं आपके 100 से लेके 110। मैंने बताया था ना क्वेश्चन में मिसप्रिंट था, उसमें कहां तक मेंशन था, उसमें 90 से लेके 110 तक था, पर क्वेश्चन मिसप्रिंट था। वो 90 नहीं होगा, 100 to 110 होगा। इसमें आपके 60% होते हैं लोग। और जो एवरेज से नीचे होते हैं वैल्यू वाले में, ये आपके 90 से लेके 100 के बीच में होते हैं, ये 13% होते हैं। और जो आपके बॉर्डर होते हैं ना, बॉर्डर लिमिट नहीं कहते क्या, बॉर्डर लिमिट मत करना, इसमें आपके 70 से 90 होते हैं, 6%। और जो आपके वीक वाले होते हैं ये आपके 50 से 70। और जो आपके मेंटली जो रिटायर्ड होते हैं ये आपके 50 से नीचे वाले होते हैं, ये 0.25% होते हैं। अब मुझे ये बता दो आईक्यू लेवल तो मैंने बता दिया। एक होता है आपका AQ होता है, AQ यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको क्या लिखा हुआ, अचीवमेंट क्यूसेंट। तो इसका फॉर्मूला कमेंट सेक्शन में बता सकते हो क्या होगा, क्या मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज होगा, या फिर आपको जस्ट अपोजिट। तो आप इसको कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको चलो बता देता हूँ। जो आपका AQ होता है इसको बोलते हैं हम अचीवमेंट क्यूसेंट। ये होता है आपका एजुकेशनल एज अपॉन मेंटल एज। जबकि जो आपका IQ था वो क्या था, आपका मेंटल एज अपॉन क्या था वहां पे नीचे वाला, याद है किसी को या भूल गया इतना जल्दी। तो मेंटल एज अपन क्रोनोलॉजिकल एज था, यानी कि MA अपॉन CA था आपका। ठीक है, ये क्या होता है आपका एजुकेशनल एज अपॉन मेंटल एज। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। तो अगला क्वेश्चन है आपका मूर्ख व्यक्ति की जो IQ होगा वो कितना होगा। तो अभी आपने देख लिया तो जल्दी से बताइए क्या आंसर हो सकता है। तो अब बता दो यार, मूर्ख वालों की क्या होता है। ठीक है, जो वीक वाले होते हैं उनका क्या होता है, जल्दी बताओ। तो यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है आपका, 60 से 70 दिख रहा है ना सबसे कम। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। मैं देख रहा हूँ गोली से भी तेज जवाब आ रहे हैं, फटाफट चलते हैं आगे फटाफट। तो अगला क्वेश्चन है आपका कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी किसने दी। जल्दी से बताइए किसने दी। सारी थ्योरी पढ़ा चुके हैं आपको, जल्दी से बताओ कौन सी थ्योरी है। तो ये क्वेश्चन तो गलत नहीं करना चाहिए। देखो कंडीशनिंग रिस्पॉन्स यानी कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी के बारे में बात कर रहा, तो ये किसने दिया था, तो फटाफट जवाब दो। तो मैं देख रहा हूँ पूरे 100% बच्चों को जवाब सही आ रहे हैं। और जो आपका ऑप्शन नंबर है पाउलो साहब ने दिया था। किसने दिया था, पाउलो साहब ने। और कॉलेज साहब ने कौन सा दिया था, इनसाइड थ्योरी आपके कॉलेज साहब ने दिया था। और जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है इसको थॉर्नडाइक साहब ने दिया था। अब मुझे ये बताओ जो पाउलो साहब थे, पाउलो बाबा जो थे, पाउलो बाबा ये किस देश के साइंटिस्ट थे। तो आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे सकते हो। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पावलोव ने किसका उदाहरण देके कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी को समझाया। 4 ऑप्शन है, जल्दी बताइए किसको देकर समझाया। तो यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो उन्होंने किस पे एग्जांपल दिया था, किस पे किया था उन्होंने, तो भाई यही तो किया था उन्होंने, कुत्ते पे किया था। और जो डॉग पे किया था, और डॉग में क्या किया था उन्होंने, खाने को घंटे के साथ एसोसिएट किया था, जोड़ा था, कनेक्शन किया था। तो इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन है उसका बिल्कुल सही है। आप बता सकते हो जो बंदर है चिंपैंजी पे किसने दिया था, क्या आपके कॉलर साहब ने दिया था, क्या आपके स्किनर साहब ने दिया था,
ये अभी आपके थॉर्नडाइक सामने दिया था, तो आप कमेंट सेक्शन में ये भी जवाब सकते हो कि इस चिंपांजी भी किसने दिया और बिल्ली भी किसने दिया, ठीक है। तो आप इसका जवाब दे सकते हो। हम तब तक अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है आपका, इनसाइट लर्निंग का सिद्धांत किसने दिया? इनसाइट लर्निंग, दूरदृष्टि, किसने दिया? जेस्टाल्ट, थॉर्नडाइक, पावलोव, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये देखो इनसाइट थ्योरी किसने दिया था, आपको प्रॉपर पता होना चाहिए किसने दिया। तो मैं देख रहा हूँ करीब 100% बच्चों को जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। और किसके जा रहे हैं सारे? गेस्टाल्ट के साथ जा रहे हैं। गेस्टाल्ट जिसमें इसके आपके कॉलेज सामने एक्सपेरिमेंट किया था, और किस पे किया था? चिंपैंजी पे किया था। अगला क्वेश्चन शायद आपको देखने को ही मिल सकता है, चलो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चिंपैंजी का उदाहरण किसने दिया? यानी कि चिंपैंजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किसने किया? पावलोव ने किया, कोहलर ने किया, थॉर्नडाइक ने किया, या नन ऑफ दीज? ठीक है, तो इसका जवाब फटाफट दे। देखो जो आपके बंदर पे चिंपैंजी पे किसने एग्जांपल दिया, तो मैं लग नहीं रहा कोई भी जवाब इसका गलत देगा। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका जिसने भी जवाब दिया क्या, ऑप्शन नंबर बी यानी कोहलर साहब ने चिंपैंजी पे किया था। दो उसने एक्सपेरिमेंट किया था, एक में तो उन्होंने रॉड का यूज किया था और दूसरे में जो कुछ बॉक्स रखे थे उसमें, ठीक, एक बॉक्स पे एक्सपेरिमेंट था, दूसरे रॉड पे था। तो शायद आपको चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया है साइकोलॉजी, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, या फिर एजुकेशन? ये देखो व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया, हम 4-5 क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद कल मिलेंगे और बाकी फिर दोबारा इसके करीब 160 तक क्वेश्चन है, बाकी 15 क्वेश्चन कल देख लेंगे, ठीक है। तो व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया किसमें होता है? एजुकेशन से होता है ना भाई। भाई जो आपका एजुकेशन उसी से तो आप अपना डेवलपमेंट करते हो, ठीक है। आप अपने आप को डेवलप कहां से करते हो? तो एजुकेशन के माध्यम से करते हो। किसके माध्यम से करते हो? एजुकेशन से माध्यम से करते हो। तो इसका सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा आपका, इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी यानी कि एजुकेशन। एजुकेशन इसका बिल्कुल सही जवाब है। एजुकेशन से हम अपना ग्रोथ करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है आपका, व्यक्ति के व्यवहार और आचरण का विज्ञान कहलाता है एजुकेशन, साइकोलॉजी, साइंस, या फिर बिहेवियर? तो देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, आपके व्यक्ति के आचरण और व्यवहार का विज्ञान है। ये किसका होता है? तो ये होता है आपका जनरल साइकोलॉजी का होता है। किसका होता है? जनरल साइकोलॉजी तो है नहीं यहाँ पे क्या है आपका? साइकोलॉजी है। तो इसका जिसने भी जवाब दिया क्या, ऑप्शन नंबर कौन सा? बी यानी कि साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी का डेफिनेशन आपका यही होता है, क्या होता है? व्यक्ति के व्यवहार और आचरण के विज्ञान है ये, ठीक है। तो इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी, उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन चलते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है, सामान्य व्यक्ति के व्यवहार और प्रकृति के अध्ययन को कहते हैं एजुकेशन, एजुकेशनल साइकोलॉजी, जनरल साइकोलॉजी, या फिर नन ऑफ दीज? तो यहाँ पे देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका, ठीक है। सामान्य व्यक्ति के व्यवहार और प्रकृति के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको हम बोलते हैं जनरल साइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? जनरल साइकोलॉजी। जिसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी, उसका बिल्कुल सही है। आप मुझे ये बता सकते हो कि साइंटिस्ट ने कहा था मनोविज्ञान मानव प्रकृति के अध्ययन का, मानव प्रकृति के अध्ययन का विज्ञान है। देखो व्यवहार वाला जो है ना, ये तो अलग अलग साइंटिस्ट ने कहा था, तो ये साइंटिस्ट अलग अलग कहा था। स्किनर साहब ने क्या कहा था? साइकोलॉजी बिहेवियर और एक्सपीरियंस का विज्ञान है। जबकि वॉटसन साहब ने क्या कहा? तो वॉटसन ने कहा कि जो साइकोलॉजी ये आपके बिहेवियर और आपके पॉजिटिव साइंस है। क्या ये बिहेवियर का शुद्ध और पॉजिटिव विज्ञान है? किसने कहा था? आपके वॉटसन साहब ने कहा था। जबकि आपके कौन से आगे, तो आपके आगे बोरिक साहब ने क्या कहा कि मनोविज्ञान मानव की प्रकृति, मानव के जो नेचर, ह्यूमन नेचर एंड उसके स्टडी का विज्ञान है। तो ये किसने कहा था? आपके ये बोरिक साहब ने कहा था, एडविन बोरिक साहब ने कहा था, ठीक है। ये जनरल साइकोलॉजी की डेफिनेशन है, एजुकेशन साइकोलॉजी की डेफिनेशन नहीं है आपका, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षा के सापेक्ष व्यक्ति के व्यवहार का आकलन कहलाता है जनरल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशन, या फिर बिहेवियर? ये देखो यहाँ पे एक चीज समझ जाना, देखो आपका बिहेवियर चेंज होता है। अगर इन्वायरमेंट की वजह से हो रहा है, आपके कल्चर की वजह से हो रहा है, तो आपका वो जनरल साइकोलॉजी है। अगर एजुकेशन आपके स्किल और आपके एटीट्यूड, आपके एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग हो रहा, चेंज हो रहा बिहेवियर, अगर आप उसका स्टडी करोगे, बस चेंज करोगे, तो आपका एजुकेशन का हो गया। देखो एजुकेशन का आपका डेफिनेशन क्या होता है? चेंज इन बिहेवियर, चाहे आपके एजुकेशन की वजह से हो, चाहे इन्वायरमेंट की वजह से, ये आपके एजुकेशन का आपका डेफिनेशन है। पर अगर हम कहें कि चेंज इन बिहेवियर ऑफ स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ चेंज इन बिहेवियर, तो ये आपका साइकोलॉजी का डेफिनेशन है। अगर इन्वायरमेंट की वजह से हो रहा तो आपका जनरल साइकोलॉजी है। अगर एजुकेशन स्किल की वजह से हो रहा तो आपका एजुकेशन साइकोलॉजी है। ये क्वेश्चन कह रहा आपके एजुकेशन के अकॉर्डिंग, एजुकेशन के सापेक्ष जो आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है, आप उसका स्टडी कर रहे हो, तो ये आपका एजुकेशन साइकोलॉजी है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्रियों की क्रिया प्रतिक्रिया को कहते हैं? रिस्पॉन्स, स्टिमुलस, ऑब्जर्वेशन या फिर बिहेवियर? तो ये क्वेश्चन तो आप गलती नहीं करोगे। देखो ये आपके जो सेंस ऑर्गन के एक्शन रिस्पॉन्स को क्या कहते हैं, क्वेश्चन साथ कल भी कराया गया था। सेंस ऑर्गन के एक्शन एंड रिस्पॉन्स को क्या कहते हैं, तो ये हमारा बिहेवियर होता है, ठीक है। एक्टिवेशन हो गया, अवेयरनेस हो गया, तो ये हमारा स्टिमुलस होता है, ठीक है। अगर हम कहते हैं एक्टिवेशन, जो सेंस ऑर्गन एक्टिवेशन हो गया, अवेयरनेस हो गया, तो आपका एक्टिवेट वो होता है, आपका स्टिमुलस होगा। पर यहाँ पे एक्शन रिस्पॉन्स के बारे में बात हो रही है, आपका बिहेवियर है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। तो प्रेम सर जाते जाते आपको एक उड़ान भरने वाली एक पोएट्री सुनाएंगे, फिर हम आपसे कल मिलने वाले हैं, ठीक है प्रेम सर। तो उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थोड़ा शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हमारे, ठीक है। तो जाते जाते कुछ पंक्तियां आप सबके लिए। गति प्रबल पैरों में पड़ी, गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा। जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया। अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। कुछ राह में परिचय कहूं, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। जीवन अपूर्ण किए हुए, पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी। गति मति ना हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। थैंक यू सो मच। तो आज के लिए इतना रखकर अपना फीडबैक जरूर दे और इसको शेयर कर दो यार, ठीक है। आप इसको शेयर कर दो थोड़े से, और इसको जो जिन्होंने वीडियो नहीं देखा, साइकोलॉजी नहीं देखा, थोड़ा बहुत साइकोलॉजी पढ़ लेंगे, ठीक है। अपना फीडबैक देना जरूर मत भूलिएगा, ग्रुप में चाहे यहाँ पे। जैसे क्लास खत्म होगी, आप नॉर्मल कमेंट सेक्शन में जाके आप एक तरह से फीडबैक अपना दे सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। अब बाकी जो क्वेश्चन बच गए हैं कल आपको करा दिया जाएगा। बाकी जो 20 क्वेश्चन है आपको करीब 12 बजे से पहले आपको करा दिया जाएगा। और इवनिंग में हमें टाइम मिल गया तो जितने 160 क्वेश्चन इस चैप्टर में, 160 क्वेश्चन जो भी आपके डाउट है तो हम उसको जूम क्लास पे कल कर देंगे और लिंक आपको ग्रुप में कल हम भेज देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, जय भारत। रैंक में क्या रखा है? जीवन का असली आधार तो प्रेम है ना।